हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस वीक कौन कौन से इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला इशू है इंडिया का जीएसपी स्टेटस। रिसेंटली भारत ने अमेरिका से अपने जीएसपी स्टेटस को रिस्टोर करने की मांग की है, जिसे 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रिवॉक कर दिया गया था। अब यहां हमें समझना है कि आखिर ये जीएसपी स्टेटस होता क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों के रिलेशन पर और इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, क्योंकि रिसेंटली एक कमेंट किया गया है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा और उन्होंने ये बोला है कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए काफी हद तक पाकिस्तान रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में एक तो टेरर अटैक्स कराए जाते हैं, दूसरा इनके द्वारा रेडिकलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसे में दोनों देशों के रिलेशन को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में कवर करेंगे और आपको एक ऐसा इंसाइट यहां मिल जाएगा पूरा रिलेशन का कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, इन सभी चीजों पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहां फिनिश हो जाएगा। एक और टॉपिक था इस वीक जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन डायस्पोरा। अब इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सुमित सर ने ऑलरेडी एडिटोरियल डिस्कशन के दौरान इसको डिस्कस कर लिया है और जिस भी कैंडिडेट ने इस डिस्कशन को नहीं देखा है वो एक दो दिन पहले का एडिटोरियल डिस्कशन देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईआर के लिए, क्योंकि आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी डायरेक्टली ये टर्म मेंशन्ड है इंडियन डायस्पोरा के नाम से। सो आप लोग इसको जरूर जरूर कवर कर लीजिएगा। ओके, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी क्लोज है और आपके लिए लगभग 4 महीने ही बचे रह गए हैं, जहां आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब आपको फोकस सिर्फ नोट्स से नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें बहुत कम कीमत में आपको अच्छे खासे टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस है 2,000 रुपए और ऑफलाइन 4,000 रुपए में आपको ये मिल जाती है। इसमें आपको 34 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी इंक्लूड रहेंगे। हम आपको यहाँ अप्रोच सेशन एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में गाइड करना कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपने सभी सब्जेक्ट को 2 से 3 बार रिवाइज कर पाएंगे, जो प्रीलिम्स के एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपके कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट थिंग, यूपीएससी में करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक रहता है। ऐसे में आप यदि करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज के थ्रू आप पिछले 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं और ये आपकी एक बेटर ग्रिप बना देगा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर। सो आप यहाँ बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये रहेगा। तो यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं इस आईडी पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, डेट इज जीएसपी स्टेटस। कंटेक्स्ट मैंने बता ही दिया है कि रिसेंटली भारत ने अमेरिका से ये मांग की है कि वो हमारे जीएसपी स्टेटस को रिस्टोर करे, जिसको 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने समाप्त कर दिया था। अब यदि आप देखें दोनों देशों के रिलेशन यानी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन, तो विगत कुछ वर्षों में दोनों के रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। चाहे आप डिफेंस के डायमेंशन से देखने की कोशिश करिए, चाहे आप स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए या फिर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। जब हम बात कर रहे हैं जीएसपी स्टेटस की तो इकोनॉमिक डायमेंशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको यहां एक फैक्ट भी ध्यान रखना है। दोनों देशों के बीच में यानी भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 2021-22 में 119.5 बिलियन डॉलर रहा है। यदि इससे पिछले साल की बात करें यानी 2020-21 की, तो दोनों देशों के बीच व्यापार 80.5 बिलियन डॉलर है। यानी कि दोनों देशों के बीच आप देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशन काफी बेटर हो रहे हैं और ऐसे में जीएसपी स्टेटस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा है
और इसमें लिखा है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास का एक कारण यह भी है कि अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजी में भारत को एक सही स्थान नहीं दिया गया है जो भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। ओके, आपको यहां सूटेबल एग्जाम्पल के माध्यम से इस पूरे क्वेश्चन को समझाना था। सो इसमें आपको जीएसपी स्टेटस भी लिखना है, क्योंकि जीएसपी स्टेटस की वजह से दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अब आप बोलेंगे सर डेटा तो कुछ और ही कह रहा है, डेटा में अभी आपने बताया कि दोनों देशों के जो रिलेशन है वो बेटर हो रहे हैं। यहाँ 119.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, पहले ये 80.5 था, तो बिल्कुल आपको ये बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी देखिए कि यदि जीएसपी स्टेटस को रिमूव ना किया गया होता तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन 119.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के होते। ओके, तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर दोनों देशों के रिलेशन पर देखा जा रहा है। यदि बैकग्राउंड की बात करें कि आखिर जीएसपी स्टेटस आता कहां से है, तो देखिए एक कॉन्फ्रेंस है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड के अंतर्गत 1964 में एक प्रस्ताव रखा गया था और इस प्रस्ताव में यह बोला गया कि जब भी कोई विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री किसी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में अपने गुड या सर्विस को एक्सपोर्ट करती है तो आप उस पर टैरिफ ना लगाएं। और टैरिफ फ्री एक्सेस यदि आप देते हैं तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज को काफी प्रमोशन मिलता है, उनकी ग्रोथ यहां हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया अपनी किसी गुड या सर्विस को यूएस में सेल करना चाहता है और इसका प्राइस इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है 100 रुपीज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड है, शिपिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो ये वस्तु बन रही है 100 रुपए की, और जब इसको अमेरिका में सेंड किया जा रहा है तो अमेरिका में भी ये अगर 100 रुपीज में सेंड हो जाए तो हम कहेंगे कि भारत को अमेरिका में जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है। अब जीएसपी स्टेटस सभी वस्तुओं के लिए नहीं दिया जाता, यहां पर कुछ सिलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिस पर जीएसपी स्टेटस आपको दिया जाता है, और ये सिलेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं है 2-4 हैं, ये थाउजेंड्स में होती है। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस तरीके से वर्क करता है आपका जीएसपी स्टेटस। तो यहां पर हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो टैरिफ को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। ओके, अब इसको अपनाया कब गया था, तो अंकटाड की एक मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में 1968 में, और इसी दौरान इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1971 में। यदि हम यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये यूएस का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रेड प्रेफरेंस है, जहां पर अमेरिका के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। वो यहां डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग करने की कोशिश करते हैं और ड्यूटी फ्री एक्सेस देकर उनको काफी ज्यादा रोजगार देने का काम भी करते हैं। अभी हम बेनिफिट जब देखेंगे इसके तो उस बेनिफिट में ये सारी चीजें भी कवर कर लेंगे। अब इंडिया की बात करें कि आखिर यूएस ने 2019 में भारत के जीएसपी स्टेटस को समाप्त क्यों किया। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका कभी भी दूसरों के हितों में काम नहीं करता है, और इवन इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देंगे। तो अमेरिका के भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं, और जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था तो आप जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक नारा काफी प्रचलित था, अमेरिका फर्स्ट। और चूंकि अमेरिका फर्स्ट है तो वो अपने हितों पर ज्यादा ध्यान देगा, ना कि भारत के हितों पर। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, जैसे इंडिया और यूएस के बीच में जब ये एग्रीमेंट था, जीएसपी स्टेटस इन्होंने दिया हुआ था हमें, तो इंडिया को इससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन बदले में यूएस के द्वारा ये डिमांड की जा रही थी इंडिया से कि आप भी अपने बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन करिए अमेरिकन प्लेयर्स के लिए, ताकि हमारी कंपनीज भी आपके देश में आ सकें, वो भी आपके देश से ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें, आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजों की डिमांड यहां अमेरिका के द्वारा की जा रही थी, लेकिन इंडिया अमेरिका को ये एश्योरेंस नहीं दे पाया कि हम भी अपने बहुत सारे सेक्टर्स को आपके लिए ओपन करेंगे, और इसी के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी ट्रंप ने इस स्टेटस को रिवॉक कर लिया था। अब इंडिया पर क्या इसके इंपैक्ट पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो हमारे ट्रेड रिलेशन बेटर हो सकते थे, लेकिन इसकी वजह से हमें थोड़ा सा निगेटिव पक्ष देखना पड़ रहा है। अगर हम 2017 का डाटा देखें तो 2017 में जीएसपी का लार्जेस्ट बेनिफिशियरी इंडिया ही था, मतलब अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया को हुआ था। और भारत ने जब अमेरिका को 5.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था तो यहां अमेरिका ने ड्यूटी नहीं लगाई थी। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ एक जो है बेनिफिट दिखाता है जीएसपी स्टेटस के माध्यम से। यदि अदर बेनिफिट्स की बात करें और कंट्रीज को यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की मैंने आपको बात बताई थी कि यदि आप अपने वस्तुओं को ज़्यादा सेल करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ऐसे में आपको वहाँ से विदेशी मुद्रा मिलेगी और उस विदेशी मुद्रा के माध्यम से आप अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके देश में इन्वेस्टमेंट भी आता है, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स इससे हो जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। जब आप किसी गुड या सर्विस को डेवलप कंट्री में सेंड कर रहे हैं, वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे उसमें लेबर्स भी लगेंगे, उसमें बहुत सारे जो आपके वर्कर्स हैं उनका भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कोई कैशियर होगा, कोई कुछ काम करेगा, मतलब बहुत तरीके के यहाँ पर काम होते हैं। तो 1000 की संख्या में यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब जीएसपी स्टेटस दे दिया जाता है। उसके बाद कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए कंट्री है इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है और यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज है यूएस। इसके अलावा एक और कंट्री हम लेते हैं जापान, डेवलप्ड कंट्रीज है अगेन। अब मान लीजिए दोनों एक चॉकलेट का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। दोनों का जो चॉकलेट है उसका प्राइस है 100 रुपीज। एक सेकेंड, दोनों की चॉकलेट का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, ठीक है सर। अब जब यहां एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इंडिया को चूंकि यूएस में जीएसपी स्टेटस दिया गया है, तो इस पर हो सकता है टैरिफ या तो 0 लगाया जाए या बहुत कम लगाया जाए। लेकिन जापान अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसे में जब ये एक्सपोर्ट करेगा चॉकलेट यूएस में तो इसको जीएसपी स्टेटस तो नहीं मिला हुआ है, ओके। तो ऐसे में इस पर टैरिफ लगाए जाएंगे और टैरिफ की दर कितनी भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। तो ऐसे में जब जापान का चॉकलेट अमेरिका में पहुंचेगा तो इसका प्राइस 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और जबकि भारत का जब चॉकलेट पहुंचेगा, टैरिफ यहाँ 0 है, इसलिए ये 100 रुपीज में ही पहुंचेगा। तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा? ऑब्वियसली इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। तो ऐसे में कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ बढ़ जाती है, ओके। तो ये हमारे जीएसपी के बेनिफिट्स हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें कुछ अंकटाड पर, अंकटाड क्या है बेसिकली, तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1964 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें टोटल 195 मेंबर कंट्रीज हैं और इनका ऑब्जेक्टिव होता है, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो सबका साथ सबका विकास। मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का फेयर और इफेक्टिव मूल्य मिल सके। मतलब ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का फायदा सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही ले जाएं। तो एक फ्री एंड फेयर तरीके से जो बेनिफिट है वो सभी के साथ शेयर होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है, ओके। तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन। तो मैंने कंटेक्स्ट इसका भी बता दिया कि रिसेंटली एक कमेंट करके ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसके खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान के द्वारा भारत में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो ये डेटा दिखाता है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को पाकिस्तान के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा टेरर अटैक्स भी पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में किए जाते हैं। तो चलिए इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, आखिर दोनों देशों के रिलेशन रहे कैसे हैं और पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम वो क्यों क्रिएट करता है, ओके। तो जब आप बैकग्राउंड समझेंगे आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं और हम दोनों देशों के रिलेशन को 4 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला फेज है 1947 से 2001 का। अब 1947 क्यों लिया है? क्योंकि दोनों देश यहां पर स्थापित हो रहे हैं, मतलब पार्टीशन हो रहा है और पार्टीशन के द्वारा पाकिस्तान और इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। और 2001 इसलिए हमने लिया है क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट पर अटैक कराया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। शुरू से बात करते हैं 1947 में जब ब्रिटिशर्स इस क्षेत्र से गए थे तो वो 2 क्षेत्रों का निर्माण करके गए थे, 2 देशों का निर्माण करके गए थे, जिसमें एक था पाकिस्तान और दूसरा था इंडिया। और जैसे ही इन दोनों देशों का निर्माण हुआ, दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो गई और सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम थी यहां पर माइग्रेशन। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में एंटर कर रहे थे, उसी तरीके से इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इसी दौरान हिंसक गतिविधियां भी दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिली, हमने एक्सपीरियंस किया।
अब ये प्रॉब्लम अब देखिए पहले ही दिन से स्टार्ट हो चुकी हैं, जब से दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है तब से ही। और उसके बाद प्रॉब्लम कब बढ़ गई, जब कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी का हस्तक्षेप किया। सो बेसिकली यहाँ हुआ क्या था कि 1947 तक कश्मीर हमारा जो है पार्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ पर एक राजा थे हरि सिंह, वो इस पर शासन किया करते थे। अब हरि सिंह के पास विकल्प था कि वो या तो कश्मीर को भारत के साथ विलय करें, या फिर पाकिस्तान के साथ विलय करें, या फिर उसको इंडिपेंडेंट रखें। तो ऐसे में हरि सिंह उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा 1947 में अपनी आर्मी से यहाँ पर अटैक करा दिया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ के जो राजा हैं हरि सिंह, उन्होंने दिल्ली से मदद की मांग की, लेकिन दिल्ली ने मदद से इनकार कर दिया, क्योंकि हम ऐसे किसी अदर के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो हमने उनसे बोला कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को शामिल करिए, आप अपने पूरे क्षेत्र को हमारे भारत में शामिल करिए, फिर हम आपकी रक्षा करेंगे। तो यहां हरि सिंह के द्वारा फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शामिल एक्सेशन पर साइन करके कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया ऑफिशियली। सो ये इंडिया का पार्ट है पूरी तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद। लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान तक 1947 में ही इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और जिसको आप यहां पीओके के नाम से जानते हैं। तो पीओके की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि कैसे ये स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो 1/3 पार्ट है ये लगभग कश्मीर का, इस क्षेत्र पर इन्होंने इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो खराब हो गए ऑब्वियसली इस वॉर के बाद, और आपने चूंकि हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है तो संबंध बेहतर कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने बातचीत का प्रयास किया। 1963 में दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई बेनिफिट नहीं निकला। 1965 में ही दोनों कंट्रीज के बीच में दोबारा लड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये सेकेंड वॉर है दोनों देशों के बीच में जो डायरेक्टली हो रहा है। अब 1964 में अगेन वॉर का रीजन क्या था, कश्मीर इशू। ये दोबारा से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कश्मीर के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने फिर से इनको पीछे की तरफ धकेल दिया। और चूंकि वॉर हुआ है तो वॉर के बाद कुछ एग्रीमेंट भी साइन होते हैं। और इस दौरान अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 1965 में जब पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के अंदर एंटर कर रही थी, तो हमारे जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव लिया गया। उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी को पीछे ले लिया उन्होंने, कि आप अपनी इंडियन आर्मी मतलब पीछे हटती रहे और पाकिस्तान आर्मी को आप एंटर करने दो। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी यहां तक एंटर कर गई, वैसे ही इंडियन आर्मी इधर की तरफ से लाहौर तक पहुंच गई। अब आप इतने से क्षेत्र को यहां अगर ले भी लेते तो हमने पूरा लाहौर तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये 1965 के दौरान हुआ। तो हमने काफी ज्यादा क्षेत्र को, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो ताशकंद एग्रीमेंट जब साइन हुआ तो ताशकंद एग्रीमेंट में ये बात की गई कि दोनों ही कंट्री युद्ध पूर्व स्थिति में जाएंगी। मतलब ये जो पोजीशन है ये नहीं रहेगी, आप उसी पोजीशन में रहेंगे जो युद्ध से पहले थी। मतलब ये जो पीओके वाला क्षेत्र है इसके पीछे ही पाकिस्तान रहेगा और इधर इंडिया रहेगा। तो ये एक सीज फायर लाइन यहां ड्रॉ कर दी गई। उसके बाद 1971 में दोनों देशों के बीच में फिर से वॉर हो जाता है, लगभग 5-6 साल बाद ही। तो ताशकंद एग्रीमेंट का भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। और अब वॉर का रीजन क्या है, वॉर का रीजन है ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का निर्माण। तो पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में काफी ज्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा था। मतलब वो इनका ईस्टर्न पार्टी था, पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था वो 1971 तक। तो उसमें काफी हस्तक्षेप किया जाता था। यहाँ चुनावी मुद्दा था, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसमें। सो यहाँ चुनावी मुद्दा था, तो वेस्टर्न जो पाकिस्तान है वो यही चाहता था कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में ही दोनों को रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी हमारी वेस्टर्न क्षेत्र की ही होनी चाहिए जो पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए रखेगी। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसे में इंडिया ने वहां पर हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही वहां पर कूद पड़े। तो यहाँ पर अब दोनों देशों के बीच में फिर वॉर हो जाता है और 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीसरा टाइम था ऐसा, और इस दौरान पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। अब चूंकि वॉर हुआ है तो फिर से एक एग्रीमेंट होगा, तो शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में। और 1972 के शिमला एग्रीमेंट के दौरान ये बात की जाती है कि पाकिस्तान अब हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करेगा और साथ में हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी स्थापित करने का प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि ये एग्रीमेंट हैं जो कि औपचारिक तौर पर होते हैं, वास्तव में ऐसा होगा कि नहीं ये तो डिपेंड करता है आपके पॉलिटिकल विल पर। तो
हमने ये एग्रीमेंट कर तो लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने वादे किए थे यहां पर वो पूरे नहीं किए। अब देखिए 3 बार लड़ाई हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, ऐसे में पाकिस्तान की अब ये हिम्मत नहीं थी कि इंडिया के साथ दोबारा आमने सामने की वॉर करे, क्योंकि हर बार पाकिस्तान को हारना ही पड़ रहा था। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और वहां छद्म युद्ध का प्रयोग ये करने लगे। तो 1980s और 90s के टाइम पर आप देखेंगे तो ये सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली सामने नहीं आएंगे, लेकिन छुपकर ये युद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, कश्मीर वैली में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा था। हमारे देश में ये रेडिकलाइजेशन को बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये इनके द्वारा किया जा रहा था। फिर 1998 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दोनों ही देशों के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं और दोनों के पास अब न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी आ गई है। अब हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक ड्रॉबैक यदि आप देखना चाहते हैं तो यही चीज आपको देखने को मिलती है कि अगर हम कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में ना उठाते तो ऐसे में शायद हम इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते थे, क्योंकि 1998 से पहले दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वेपन नहीं हुआ करते थे और हमने कई बार पाकिस्तान की आर्मी को हराया भी था। तो हम आसानी से इस मुद्दे को समाधान कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर भी है, क्योंकि उस समय जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो आइडियलिस्ट हुआ करती थी, ठीक है। और रियलिस्ट अगर कोई भी फॉरेन पॉलिसी अपनाता कोई भी व्यक्ति वहां पे, तो इस मुद्दे का समाधान पहले ही हो चुका होता। तो 1998 के बाद चीजें अब और ज्यादा टिपिकल आपको दिखाई देंगी और ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसका समाधान अब इजी नहीं रह गया है, क्योंकि दोनों के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो बहुत बड़ी संख्या में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर होता है। पाकिस्तानी आर्मी फिर से एक बार सामने आने का प्रयास करती है, लेकिन इनके द्वारा फिर से इनको इंडियन आर्मी के द्वारा पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4th टाइम है जब डायरेक्टली ये हमारे सामने वॉर कर रहे हैं। अब 1999 के बाद भी हमने प्रयास किया कि पाकिस्तान किसी प्रकार से सुधर जाए, दोनों देशों के संबंध बेहतर हो जाएं, क्योंकि दोनों देशों का सेम बैकग्राउंड रहा है। ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए इस रीजन में शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय के 1999 में इन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की और एक दिल्ली लाहौर बस सर्विस को यहां लॉन्च किया गया ताकि दोनों देशों के संबंध बेहतर हो सके। तो इधर एक तरफ बस चलाई जा रही है, उधर ही 2001 में इनके द्वारा फिर से हमारे ऊपर अटैक करा दिया जा रहा है। ओके, तो ये एक मेजर इवेंट हुआ फर्स्ट फेज का 2001, जब इनके द्वारा यहाँ टेरर अटैक कराया गया। तो ये हमारी सॉवरेनिटी पर एक प्रकार का अटैक था, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की संप्रभुता को दिखाती है और आप उसी पर यदि अटैक कर दें तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ओके, अब इसमें हाथ किसका था? पाकिस्तान में रहने वाले 2 टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, इनका यहाँ पर हाथ था। अब बात तो ये की जा रही थी, जितने भी पहले एग्रीमेंट हुए थे, है ना, उसमें ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान अपने लैंड का प्रयोग नहीं करने देगा टेररिस्ट के लिए, वहां पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग नहीं होगी, लेकिन इसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। 2001 में फिर से अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। देन अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखिए, चलिए मैं आपको कुछ लोकेशन भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आपको यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताना था कि सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये चाइना हटा दीजिएगा, ये गलत यहाँ पर आ गया है, चाइना का नहीं है सियाचिन ग्लेशियर। सो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यहाँ बताना है। ईस्ट ऑफ अक्साई चिन है, ईस्ट ऑफ ले है, नॉर्थ ऑफ गिलगित है, या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है। इस मैप को यदि आप देखेंगे तो गिलगित की पोजीशन आपको ये दिखाई देगी, अक्साई चिन की जो पोजीशन है वो आपको ये दिखाई देगी। इसको भी इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया गया है चाइना के द्वारा, ये भी इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से चाइना को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है, सीड कर दिया था चाइना के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद यदि आप सियाचिन ग्लेशियर को देखना चाहते हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये ही सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पर आपको कारगिल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको नुब्रा वैली देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब इस लोकेशन के बेसिस पर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। बात करते हैं फेज 2 की।
अब दोनों के रिलेशन 2001 से 8 के बीच में किस प्रकार रहे हैं इसको हम देखते हैं। एक यहां पर जो है वो पार्लियामेंट अटैक है और 2008 में मुंबई टेरर अटैक है, ठीक है। अब इस फेज में होता क्या है, देखिए अगेन हम 2001 के बाद भी पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ से लगातार शांति वार्ता का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं। रीजन ये है कि पाकिस्तान बार बार अटैक क्यों कर रहा है इंडिया पर, क्योंकि पाकिस्तान का फॉर्मेशन ही भारत विरोध के रूप में हुआ है। उनके पास मुद्दा ही है भारत का विरोध, तभी वो अपने आप को बनाए रख सकते हैं, तभी वो जो है वोट ले सकते हैं। इसी आधार पर वो यहां पर अटैक करते रहते हैं। अब देखिए 2004 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सार्क की मीटिंग के लिए फिर से पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में जब यहाँ मीटिंग होती है तो पाकिस्तान एग्री करता है कि हम अपनी सॉइल को टेरर अटैक के लिए यूज नहीं होने देंगे और ना ही हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए अपनी भूमि का प्रयोग होने देंगे। अब ये एग्रीमेंट जो है पॉलिटिकल बेसिस पर तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इन दोनों ही देशों के बीच में मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली प्रॉब्लम इंडिया की साइड से नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान की साइड से। वहां पर आर्मी का हस्तक्षेप लगातार होता रहता है। देखिए आर्मी वहां हस्तक्षेप क्यों कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत का विरोध करना, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पावर चाहती है, ठीक है। और पावर देखिए हर कोई व्यक्ति ही पावर चाहता है, ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी भी पावर चाहेगी। तो उनको पावर कब मिलेगी, उनको पावर तब मिलेगी जब वो अपनी जनता को यह बताएंगे कि हमें भारत से खतरा है, तभी तो पाकिस्तान की जनता आर्मी पर बिलीव करना शुरू करेगी। तो इसीलिए वो भारत के साथ ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि देखो दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं है, यदि आप आर्मी को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा। तो इस तरीके से ना हमारे साथ प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये दोनों देशों के बीच में मेन मुद्दा है। अब देखिए हम जो समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पर कर रहे हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल बेसिस है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। 2008 में फिर क्या होता है, 8 में हमने अपने डेवलपमेंट को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, कोऑपरेशन को और बढ़ाने के लिए एक तापी गैस पाइपलाइन को ज्वाइन कर लिया, जिसमें हम गैस मंगाते तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते। तो तुर्कमेनिस्तान यहां पर है, आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान से ये गैस पाइपलाइन आ रही है अफगानिस्तान के रास्ते और फिर ये पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन चूंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो ऐसे में इस पर भी कोई विशेष प्रगति आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद 2008 में देखिए हम तो डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, 2008 पे फिर से इनके द्वारा मुंबई टेरर अटैक किया जा रहा है। अब रीजन क्या है, यहाँ ये टेरर अटैक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये अटैक कराया जा रहा है वहाँ की मिलिट्री ISI के द्वारा, ओके। और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वहाँ के, उनके द्वारा ये जो अटैक है वो कराया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ संबंध बेहतर होना शुरू हो। क्योंकि देखिए यहाँ आप देखेंगे संबंध काफ़ी बेहतर हो रहे हैं 2001 से 8 के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान एग्री भी कर रहा है कि हम अपनी सॉइल को यूज़ नहीं करने देंगे एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ तापी पर कॉपरेशन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ता है तो आर्मी की पावर कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वहां की आर्मी ने, ISI ने, टेरर ग्रुप्स ने मिलकर यहां 2008 में इस टेरर अटैक को प्लान किया था, ताकि दोनों देशों के बीच में संबंध फिर से खराब हो और पाकिस्तान की जनता बिलीव करे वहां की आर्मी में, ठीक है। तो ये था फेज 2। इसके बाद फेज 3 की बात करते हैं 2008 से 2014 के बीच में। अब यहां पर हमने इस फेज को क्यों लिया है, 2008 आप जानते ही हैं मुंबई टेरर अटैक, और 2014 में इंडिया में न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बीच यदि आप रिलेशन को देखेंगे ना, बहुत ही कम इंटरेक्शन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, क्योंकि ये काफी बड़ा हमला था हमारे ऊपर। तो 2008 के बाद हमने कुछ खास इंटरेक्शन यहां पर नहीं किया। फिर 2014 में हमने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को लागू किया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है हम अपने पड़ोसी देशों के साथ प्राथमिकता देकर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ संबंधों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप देखेंगे 2004 से लेकर 2014 के बीच में हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं जाता है। फिर
जब न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2014 में इंडिया में, तो उनकी विजिट होती है 2015 में पाकिस्तान में। तो 10 साल के बाद कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी पाकिस्तान जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी है, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, वो आए भी थे। तो दोनों को संबंधों को फिर से बेटर करने का एक प्रयास किया हमारी न्यू गवर्नमेंट ने भी। फिर यदि फेज 4 की बात करें तो फेज 4 में 2015 से प्रेजेंट तक का टाइम आता है, और अगेन ये टाइम है न्यू गवर्नमेंट का। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान के द्वारा सीपैक पर हस्ताक्षर किए जाते हैं 2015 में, इसको ज्वाइन कर लिया जाता है। अब ये हमारी सॉवरेनिटी को सीधा सीधा थ्रेट है, क्योंकि यहां पर जो सीपैक क्षेत्र सीपैक का इनका प्रोजेक्ट है वो हमारे कश्मीरी रीजन से होकर गुजरता है, और चूंकि ये कश्मीरी रीजन से होकर गुजरता है, ऐसे में भारत की सहमति बहुत अनिवार्य है। ओके, यदि भारत की सहमति नहीं होगी तो आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी वाला क्षेत्र है। ओके, तो एक ये प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट की जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा यहां टेरर अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं, जैसे 2015 में गुरदासपुर टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद पठानकोट अटैक हुआ था 2016 में, उरी अटैक हुआ 2016 में, पुलवामा अटैक 2019 में। तो लगातार टेरर अटैक हमारे ऊपर यहां कराए जा रहे हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव बना है वो है नो टॉक विद टेरर। ठीक है, जब तक आप टेरर अटैक कराते रहेंगे हम आपसे कोई भी बातचीत यहां नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहता है इतने सारे टेरर अटैक के बाद? इंडिया अब रियलिस्ट पॉलिसी पर बिलीव करता है, तो ऐसे में हम यहाँ इनको जवाबी कार्यवाही के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि अब भारत सहन नहीं करेगा, और यहाँ इंडिया के द्वारा फिर सर्जिकल स्ट्राइक कराई जाती हैं पीओके के अंदर। और ये सर्जिकल स्ट्राइक कराई गई थी पठानकोट अटैक के बाद। ठीक है, उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कराई थी पाकिस्तान में। तो इससे हमने उनको बताने की कोशिश की कि अब ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता, और साथ में हमने इनका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जे का मतलब ये होता है कि लाइक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब व्यापार होता है तो इन व्यापार पर टैरिफ को बहुत कम कर दिया जाता है MFN के अंतर्गत, और टैरिफ चूंकि कम रहते हैं तो इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन बेटर होते हैं। ठीक है, जो अब चूंकि हमने इनका MFN स्टेटस ही खत्म कर लिया है, ऐसे में दोनों देशों के बीच में व्यापार की भी अब कोई खास संभावना यहां नहीं रह जाती है। उसके बाद इंडिया के द्वारा भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 370 को जब रिमूव किया जाता है तो पाकिस्तान के द्वारा पूरे इंटरनेशनल स्तर पर इससे इस बारे में समर्थन मांगा जाता है कि कश्मीरी लोगों का साथ दो, कश्मीर के साथ गलत हो रहा है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास कर रहा है। भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आर्टिकल है, हमारे लोग हैं कश्मीर में, तो ऐसे में हम उन लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अगर कोई उपाय कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान फिर से प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रेजेंट के रिलेशन हैं, कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। उसके अलावा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, NRC है, NPR है, ये भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान लगातार कमेंट करता रहता है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट करता रहता है। तो हमारे आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप कर रहा है इन सभी चीजों को लेकर। यदि हम कुछ और इश्यूज की बात करें दोनों देशों के बीच में, अभी और क्या क्या इश्यूज हैं, तो कुछ तो हैं क्रिटिकल इशू जिनको हम कोर इशू कहते हैं। जैसे ये 5 इशू हमारे कोर इशू हैं जिसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जैसे एक कोर इशू है कश्मीर इशू। जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बातचीत होती है तो पाकिस्तान बोलता है कि पहले कश्मीर पर बात होगी, उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। दूसरा, जब भी इंडिया के साथ यहाँ दोनों देशों के बीच में बात होती है तो इंडिया ये कहता है कि पहले आप टेररिज्म पर बात करिए, उसके बाद ही हम कश्मीर या और मुद्दों पर बात करेंगे। तो कश्मीर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 2 ऐसे इशूज हैं जो कोर इशू हैं, जिनके बिना बातचीत संभव नहीं हो पाती है। उसके बाद पाकिस्तान का जो इंटरनल डायनामिक है वो भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे इंटरनल डायनामिक में मैंने आपको बताई 2 चीजें, एक तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरा है वहां पर मिलिट्री। तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिलिट्री उसको लागू नहीं होने देती है। तो ये एक प्रॉब्लम यहां बनी हुई है। उसके बाद में कुछ हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, जैसे सरक्रीक का डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद पीओके का तो आप जानते ही हैं,
ठीक है, पीओके में डिस्प्यूट बना हुआ है। साथ में हमारे कुछ वाटर डिस्प्यूट बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के द्वारा जब हमारे ऊपर हमला कराया गया था तो हमने उनको ये भी बोला था कि हम आपके क्षेत्र में आने वाली नदियों को रोक देंगे, और हमने आप जो है इन रिवर्स पर जो कश्मीर से गुजरती हैं उन पर प्रोजेक्ट्स को बनाना भी शुरू कर दिया है, उसमें तीव्रता हम लेकर आए हैं, डैम वहां पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को एक प्रकार से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। उसके बाद CAA NRC NPR इशू को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आजकल दोनों देशों के बीच में खराब संबंध का कारण बने हुए हैं। ठीक है, यदि हम सॉल्यूशन की बात करें या फिर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लोगों के बीच में संपर्क बढ़ता है ना तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप क्रिकेट कर सकते हैं, आप यहां पर म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर बॉलीवुड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को करके पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको इकोनॉमिक रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी दशा से गुजर रही है। उनके यहाँ पर इन्फ्लेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली फ्लड आया था उसके बाद इनकी इकोनॉमिक हालत और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर इंडिया के साथ इंडिया यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करता है तो शायद हमारे और रिलेशन भी बेटर हो जाएं। हमारे ट्रेड रिलेशन के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसमें भी आपको बेहतर होता हुआ दिखाई दे, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बेहतर होते हुए दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और देखिए, जब इन्फ्लेशन इतने ज़्यादा है, फूड जो फ्लड की वजह से प्रॉब्लम है वो हो गई, उसके बाद डेट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में पॉसिबिलिटी ये है कि लोग टेरर की तरफ चले जाएं, हथियार उठा लें। तो ऐसे में प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट होगी? प्रॉब्लम इंडिया के लिए ही क्रिएट होगी। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाइए, इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश करिए, और साथ में आप कुछ फोरम्स को भी एक्टिव करने की कोशिश करिए, जैसे सार्क। ठीक है, यहां पर आप कोऑपरेशन को बढ़ाने का प्रयास करिए। तो ये सारे हम कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे। सो बेसिकली आपके पास जब आप ऐसे आंसर लिख रहे होते हैं जो IR के हैं, तो उसमें आपको डिप्लोमेटिक चैनल हमेशा ऑन रखना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन चैनल ऑन रखना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू में भी बैठे हुए हैं और आपसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखेंगे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन हो गया। इससे अलावा आपको पाकिस्तान में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने इनफ डिस्कशन कर लिया है, इसको ही आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो एक अच्छा इंसाइट आपका डेवलप हो जाएगा इस पूरे इशू पे। तो चलिए इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।